चलिए चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें पार्ट 3 में है, हम अभी सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल और ये फाइनल एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट 1952। 1952 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले साल ही जो है, इसके नेक्स्ट ईयर जो है, डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन क्रिक का फेमस डबल हेलिक्स मॉडल खोज होने वाला है। एक साल और इंतजार। तो हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट 1952 में, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बैक्टीरियोफाज को यूज करके किया था। तो हर्शे चेज के एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरियोफाज यूज किया गया था, बैक्टीरियोफाज मतलब होता है जो बैक्टीरिया को किल करने वाले वायरस को कहते हैं। बैक्टीरिया को जो इन्फेक्शन करता है, इसको किल करता है, उस वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो एक बैक्टीरियोफेज में टी फेजेस होते हैं जिनमें टेल्स होता है। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं टेल्स, तो ये सभी फाजेस जिनमें टेल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज टी फाजेस। तो चैप्टर अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th में देखेंगे तो वहां एक T4 फाज का स्ट्रक्चर डिटेल दिया हुआ है। तो ये जो फाज यूज किया गया था वो T2 फाज एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया था हर्शे चेज द्वारा। तो इन्होंने ये जो बैक्टीरियोफाज होता है, अगर हम ठीक से देखेंगे तो बैक्टीरियोफाज क्या करता है, तो बैक्टीरियोफाज सबसे पहले इसको रिक्वायर्ड होती है लिविंग सेल, होस्ट सेल, जिंदा सेल की जरूरत है, बैक्टीरिया की जरूरत है। तो ये सबसे पहले बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होता है। अटैच होने के बाद ये श्रिंक करके अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देता है होस्ट सेल के अंदर। उसके बाद होस्ट सेल का डीएनए पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरा नियंत्रण पा लेता है होस्ट सेल के ऊपर। उसकी टोटल मशीनरी पर ये जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो नियंत्रण पा लेता है, कंट्रोल पा लेता है, और उसकी मशीनरी को यूज करके वो अपने को रेप्लिकेट करता है और न्यू फाज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। बैक्टीरियोफाज के न्यू प्रोजेनीज अंदर प्रोड्यूस होते हैं। थोड़ी देर बाद इसका जो प्रेशर बढ़ जाता है अंदर से और ये जो है फट जाता है। इसको बर्स्ट बोलते हैं। बर्स्ट साइज भी एक होता है, नंबर ऑफ फाजेस रिलीज पर बर्स्ट। तो ये जो फाजेस रिलीज हो रहे हैं, अब ये नए फाजेस होंगे, ऑफस्प्रिंग है, और ये फिर से उसी तरह का इन्फेक्टिव साइकिल स्टार्ट करेंगे इन द न्यू होस्ट। ठीक है, तो ये जो साइकिल होता है इसको जनरली कहा जाता है, दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, इसको कहा जाता है लाइटिक। दिस इज कॉल्ड एज लाइटिक लाइफ साइकिल या लाइटिक फेज कहते हैं, दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फाजेस। तो ये शुरू में जरूरी था, क्लास 11th में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे कि बैक्टीरियोफाज जो होते हैं दे हैव टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, वन इज लाइटिक एंड द अदर इज लाइसोजेनिक। तो ये जो है ये लाइटिक फाज है, याद रखना है। जो फाज उन्होंने यूज किया है इन्होंने, वो लाइटिक फाज है। लाइसिस मतलब किल करके, ब्रेक करके, ये लाइसिस शब्द का मतलब है। तो ये बैक्टीरियोफाज अपने होस्ट को किल करके उसे ब्रेक कर देता है, इसीलिए इसको लाइटिक कह देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज आती है वो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो यूज किया है दैट इज कॉल्ड एज रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफाज। इन्होंने क्या किया है, रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज को रेडियो एक्टिव प्रोटीन या डीएनए से लेबल कर देंगे, तो क्या होगा, उससे रेडिएशन निकलेगा जिसको एक्सरे प्लेट पर डिटेक्ट किया जा सकता है। ऐसे वायरस तैयार किए जाएंगे, ऐसे बैक्टीरियोफाज उन्होंने तैयार किया। कैसे तैयार किया, तो उन्होंने क्या किया, पहले बैक्टीरिया को ग्रो किया। कौन सा बैक्टीरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है व्हाट इज दिस बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया इज ई कोलाई, एस्चेरेशिया कोलाई। ठीक है, तो एस्चेरेशिया कोलाई में को ग्रो किया क्योंकि लिविंग होस्ट सेल, और इस ग्रोथ मीडिया में जो सल्फर है वो रेडियो एक्टिव सल्फर आइसोटोप डाल दिया, सल्फर 35। अब क्या होगा, इकोलाई भी इसको खाएगा और जो बैक्टीरियोफाज नया इसमें ग्रो करेगा वो भी इसको खाएगा, सल्फर 35 को, और जो नए बच्चे पैदा करेंगे उसमें क्या होगा, सल्फर 35 इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो पहले बैक्टीरियोफाज इसमें डाल दिया और कई जनरेशन तक ये बैक्टीरियोफाज इसके अंदर रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, और धीरे धीरे क्या होगा, सल्फर 35 कहां पाया जाता है, इसके प्रोटीन में पाया जाता है। डीएनए में सल्फर नहीं होता है। तो जितना भी प्रोटीन है उसमें नए जो बच्चे पैदा होंगे यहां से वायरस के, उन सब में क्या होगा, सल्फर 35 उसके प्रोटीन में आ जाएगा। ऐसे पूरा लाल लाल हो गया, अंदर काला होकर गया था, लाल होकर निकला बाहर। कहां से लाल हो गया, सल्फर 35 उसमें प्रोटीन में चिपक गए। प्रोटीन का पार्ट है ना मेथियोनिन। कौन कौन सा दो प्रोटीन है जिसमें सल्फर होता है, एक होता है मेथियोनिन और दूसरा होता है
cysteine. So these are the two amino acids. These are two amino acids which contain sulfur. So they are the present in the protein coat. जितना भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसमें आ गया ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक ऐसा बैक्टीरियोफाज तैयार किया जिसका प्रोटीन कोट है रेडियो एक्टिव विद द हेल्प ऑफ सल्फर 35 आइसोटोप। दूसरा बैक्टीरियोफाज तैयार करने के लिए उसने मीडियम में क्या डाला, फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाल दिया 32, और इस बैक्टीरियोफाज को, नया बैक्टीरियोफाज को उसमें ग्रो किया कई जनरेशन तक। अब काला होके गया, लाल होके निकला, क्या, उसका डीएनए। क्यों? क्योंकि फास्फोरस केवल डीएनए में मिलेगा, प्रोटीन में नहीं। बहुत रेयर प्रोटीन होते हैं, वो भी मॉडिफाइड प्रोटीन होते हैं जिसमें फास्फोरस मिलता है। फॉस्फोसेरीन करके एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, तो वो रेयर प्रोटीन है। यहां उसकी चर्चा नहीं है, यहां पे उसको नेग्लेक्ट किया गया उस इश्यू को। तो यहां पर डीएनए यूजुअली कंटेन फॉस्फोरस, सो इट इज, दैट इज व्हाई ओनली द डीएनए इज लेबल्ड विद द रेडियोएक्टिव P32, यानी यहां से रेडिएशन छोड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने दो तरह के बैक्टीरियोफाज बनाया, एक ऐसा बैक्टीरियोफाज जिसका प्रोटीन कोट लेबल्ड है, और एक ऐसा बैक्टीरियोफाज जिसका डीएनए ओनली लेबल्ड है। अब एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टार्ट करेंगे। सो यहां पर हम आगे देखेंगे, ये लिया इन्होंने, यहां पर ये बैक्टीरियोफाज लिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेट में, जिसका प्रोटीन कोट वगैरह, प्रोटीन जितना भी है वो रेडियो एक्टिव है, इसमें लेबल्ड है। ई कोलाई, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया। उसमें क्या कराया, उसमें कराया इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियोफाज अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देगा, इसके बाद ई कोलाई पे पूरा नियंत्रण पा लेगा। अच्छा, ये प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कोट बाहर रह गया है, तो इसको क्या करेंगे, जोर से शेक करेंगे तो ये प्रोटीन कोट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग। मिक्सी में, मिक्सचर में, मिक्सी जो होता है उसमें ब्लेंडिंग करते हैं ना, शेक करते हैं, तो ये हो गया ब्लेंडिंग करेंगे। तो झटका देंगे, जोर से इसको शेक करेंगे तो प्रोटीन जो है, अटैच प्रोटीन जो कोट है वो अलग हो जाएगा, इससे वो अलग हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, इस मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो प्रोटीन हल्का है, बैक्टीरिया भारी है, तो बैक्टीरिया टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल हो जाएगा, प्रोटीन क्या ऊपर तैरता रहेगा किसकी, सुपरनेटेंट में। तो वी विल सी कि बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव नहीं है, बाहर है रेडियो एक्टिव, यानी प्रोटीन कहां रह गया, बैक्टीरिया से बाहर रह गया। प्रोटीन डू नॉट एंटर इनटू बैक्टीरिया। अगर प्रोटीन में इंफॉर्मेशन होती तो वो एंटर करता, इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा, तभी तो प्रोटीन एंटर नहीं किया, बाहर ही रह गया। सो इस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि प्रोटीन डू नॉट एंटर इनटू बैक्टीरिया, ये प्रूफ है इतना, प्रोटीन डू नॉट एंटर इनटू बैक्टीरिया। तो यहां सुपरनेटेंट लिया है वह शब्द, तो इसको समझिए प्रोसेस कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन किया है। एक टेस्ट ट्यूब में ये सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बैक्टीरिया इकोलाई लिया, ऊपर से बैक्टीरियोफाज डाला, इन्फेक्शन किया, इसको जोर से शेक किया, ब्लेंडिंग हो गया, प्रोटीन अलग हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, इसमें ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में इस तरह से बैलेंस करके लगा दिया, और उसको जोर से स्पिन करेंगे। ये देखो, ये जोर से स्पिन हो रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, भारी चीज क्या होगा, नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा, हल्का चीज क्या होगा, ऊपर ही रह जाएगा। इसके बाद आप देखोगे यहां पर जितना भी हैवी चीज है वो नीचे, हैवी क्या है, ए है हैवी, बैक्टीरिया, और भारी क्या चीज, हल्का क्या चीज है, प्रोटीन। तो प्रोटीन तो यहां नहीं हो गई, कैप्सूल जो है ये पूरा ऊपर रह जाएगा। तो हम यहां पर आगे चल के देखेंगे, जब इसको एक्सरे प्लेट के पास रखेंगे तो नीचे से रेडिएशन नहीं निकलेगा, ऊपर से रेडिएशन निकल रहा है। नीचे क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डू नॉट एमिट रेडिएशन, दैट मींस बैक्टीरिया में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन कोट नहीं गया है, रेडिएशन ऊपर निकल रहा है। इसका मतलब प्रोटीन कोट कहां रह गया, बाहर रह गया। प्रोटीन डू नॉट एंटर इनटू बैक्टीरिया, ये प्रूफ यहां पर हो गया, ठीक है। अब दूसरा सेट एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस दूसरे बैक्टीरियोफाज को लाते हैं भाई, जिसका डीएनए ओनली रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं है। इसको भी इंफेक्शन कराएंगे, देन ब्लेंडिंग करके प्रोटीन कोट सेपरेट हो गया, देन इसी तरह से सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम इसको,
तो जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी, यानी नीचे बॉटम में इस जगह रेडियो एक्टिविटी दिखेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब देखें ऐसे करके, ये सेंट्रीफ्यूज, नीचे कौन है, नीचे बैक्टीरिया है, क्योंकि भारी है इसलिए नीचे सेटल हो जाएगा। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं सुपरनेटेंट कहते हैं इसको, ये हिस्सा। जब इसको एक्सरे प्लेट के सामने रखेंगे तो रेडिएशन यहां से निकलते हुए दिखेगा, यानी बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल गया है। कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल, डीएनए। दैट मीन्स डीएनए एंटर इनटू बैक्टीरिया। यहां से क्या प्रूफ होता है, डीएनए एंटर, यहां से क्या प्रूफ होता है कि प्रोटीन डू नॉट एंटर इनटू बैक्टीरिया। यहां से क्या प्रूफ होता है, ओनली डीएनए एंटर इनटू बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर क्या करेगा, डायरेक्ट द बैक्टीरिया टू फॉर्म न्यू फाजेस, न्यू बैक्टीरियोफाजेस बनाने के लिए डायरेक्ट करेगा। यानी इसमें इंफॉर्मेशन है नया बैक्टीरिया बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन है ना। दैट इज वाई हम क्या बोलेंगे, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। क्या हुआ, कौन हुआ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड नॉट द प्रोटीन। एक्सक्यूज मी, तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, है ना, that is passed from virus to बैक्टीरिया। यानी पास हो रहा है क्या मतलब, क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस टाइप का है ना, ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसे मतलब ये फादर, ये पेरेंट है, आगे चल के इसके बच्चे निकल रहे हैं, तो ट्रांसफर क्या हो रहा है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, डीएनए से। इंफॉर्मेशन कैसे जा रहा है, डीएनए से। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, हैंस इट इज कॉल्ड एज, यहां पे इसको कहते हैं अनइक्वीवोकल प्रूफ। मतलब ऐसा प्रूफ निकाल दिया कि जिसके खिलाफ कोई साइंटिस्ट जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। फाइनली जेनेटिक मटेरियल खोज लिया गया। सभी यूकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। सभी प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। सिर्फ एक्सेप्ट वायरस ऐसे हैं, फ्यू वायरस दैट कंटेन आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। हो गई लड़ा लड़ी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल। इस विवाद को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इस टॉपिक को यहीं अभी क्लोज करते हैं।